हेलो एवरीवन। अभी तक हमने एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का कंपैरिजन पढ़ लिया। अब आगे है, अगला प्रोसेस है आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा? आइसोबारिक प्रोसेस, अब नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से पता चल रहा है ये प्रोसेस क्या है, आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या होता है? आइसोबारिक में प्रेशर में चेंज क्या होगा? कांस्टेंट होगा। प्रेशर में चेंज कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? क्या आपका प्रेशर क्या है? प्रेशर में चेंज आपका क्या आएगा? जीरो। और प्रेशर क्या होगा आपका? कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है और प्रेशर में चेंज जीरो है। ठीक है, तो ये आइसोबारिक का मतलब हो गया कि आप प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू, यही तो होता है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर की बात चल रही है, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो ये हमें पता है कि कांस्टेंट प्रेशर है, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी, यही तो होता है। और आपका यहाँ प्रेशर है वो क्या है? कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख सकते हो, पी V2 माइनस V1, ये लिख सकते हो। ठीक है, अब ये आ गया वॉल्यूम में चेंज। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? एनआरटी। ठीक है, अब जब मैं यहाँ वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, जो प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है आपका, तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली टेम्परेचर के। वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली टेम्परेचर के। ठीक है, तो मैं वॉल्यूम की जगह V2 की जगह T2 और V1 की जगह T1 रख सकता हूं। तो यहां क्या आ जाएगा इक्वेशन आपकी? मतलब V यहां पे क्या आ जाएगा आपका? V इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन P। जब यहां V1 लूंगा तो यहां T1 आ जाएगा। V2 लूंगा तो NR T2 बाय P, क्योंकि प्रेशर तो आपने क्या कर रखा है? कांस्टेंट कर रखा है। तो यहां क्या आ जाएगा? P NRT T2 माइनस NR T1 अपॉन ये। अब प्रेशर तो क्या है? कांस्टेंट है, दोनों में बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो इस प्रेशर से ये प्रेशर कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? माइनस का NR T2 माइनस T1। तो ये आपका क्या आएगा? W। किसका? आइसोबारिक का। आइसोबारिक में W या तो ये निकाल सकते हो या फिर ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब इस W की वैल्यू को आप यहां पे रख सकते हो। डेल्टा E बराबर क्या आ जाएगा? Q माइनस का NR T2 माइनस T1। अब हमें पता है कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो किसके बराबर होती है? एंथैल्पी में चेंज के बराबर। एट ए कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। तो मैं Q की जगह क्या रख सकता हूं जो कांस्टेंट प्रेशर पर है? डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा H माइनस NR डेल्टा T। ये आ गया, ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं। तो डेल्टा E यहां पे क्या जाएगा? QP की जगह क्या रख दूंगा? डेल्टा H रख सकता हूं, NR डेल्टा T। और डेल्टा H क्या होता है? NCP डेल्टा T। यही तो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? Q, क्योंकि डेल्टा H इसके बराबर है, QP के बराबर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी की आ जाएगी, एंथैल्पी और हीट एक ही वैल्यू आएगी, और आपको इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो ऐसे आ जाएगी डेल्टा H माइनस NR डेल्टा T कर देंगे। और वर्क निकालना है तो इस फॉर्मूले से या फिर इस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हुआ कि प्रेशर कांस्टेंट हुआ, तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट पे कितना एक्सपांशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ आ जाएगा डेल्टा V। अगर वॉल्यूम में दे रखा है तो आप टेम्परेचर रख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम किसके बराबर है? टेम्परेचर के अंदर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ये दो केस ले लिए, अगर V1 की जगह T1 रख दो, V2 की जगह T2 ये रख दो। अब एक्सटर्नल प्रेशर तो कॉमन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिल गया? डेल्टा E का फॉर्मूला मिल गया। डेल्टा E मिल गया, वर्क मिल गया, एंथैल्पी मिल गई और हीट मिल गई। तो ये हो गया आइसोबारिक प्रोसेस में। अब इसको बात करते हैं कि इसमें एक्सपांशन होगा। अब इसमें एक्सपांशन और कंप्रेशन की बात करते हैं कि एक्सपांशन होगा
तो प्रेशर में क्या, प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ेगा, क्या क्या इनके साइन होंगे, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आइसोबारिक प्रोसेस, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक्सपांशन हो रहा हो तो यहाँ पर कंप्रेशन। अब आइसोबारिक में क्या है, आपका डीपी में चेंज 0 है और प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है तो आइडियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, एनआरटी। प्रेशर कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट है, ये मोल कांस्टेंट है, 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो एक्सपांशन में क्या होगा भाई, प्रेशर तो चेंज 0 ही है। अब मैं एक्सपांशन में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या आ रहा है, पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर में क्या है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर में चेंज, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें पता है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इंटरनल एनर्जी के, फॉर आइडियल गैस, तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, ये डेल्टा एच भी पॉजिटिव आएगा, हीट भी आपकी क्या आएगी, कांस्टेंट प्रेशर पे पॉजिटिव आएगी। एक्सपांशन हो रहा है तो एंट्रोपी में चेंज भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे साइन है वही साइन वहां पे क्या हो जाएंगे, उल्टे। तो प्रेशर में चेंज तो क्या हो गया, 0। अब कंप्रेशन में क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ये नेगेटिव हो गया। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, नेगेटिव आएगी। एंथैल्पी में चेंज क्या आएगा, नेगेटिव, और हीट भी क्या आएगी, नेगेटिव। और एंट्रोपी में चेंज क्या आ जाएगा, एंट्रोपी डिक्रीज हो जाएगी, नेगेटिव। ये आइसोबारिक प्रोसेस में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पॉजिटिव आ रहे हैं, क्यों नेगेटिव आ रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, एंथैल्पी बढ़ेगा, हीट इंक्रीज होगी, हीट पॉजिटिव आ जाएगी, और एंट्रोपी भी पॉजिटिव आ जाएगी। तो क्या पढ़ा था इसमें कि डेल्टा ई इजिकल टू क्या था, क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या था मेरा यहाँ पे, माइनस पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस पी माइनस एन आर डेल्टा टी, ठीक है। यहां पे हम रख सकते हैं डेल्टा ई के फॉर्मूले में, ये तो आगे डब्ल्यू का फॉर्मूला एक, डेल्टा ई क्या आ जाएगा, क्यू माइनस एन आर डेल्टा टी, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो किसके बराबर होगी, एंथैल्पी के बराबर, डेल्टा एच माइनस एन आर डेल्टा टी। तो आपको अगर इंटरनल एनर्जी नोन है, टेम्परेचर में चेंज नोन है, तो आप एंथैल्पी यहां से भी निकाल सकते हो, या कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इक्वल टू डेल्टा एच, एंथैल्पी के चेंज के बराबर होता है, और एंथैल्पी क्या होती है, एनसीपी डेल्टा टी। तो आप यहां से भी ये एंथैल्पी निकाल सकते हो और हीट निकाल सकते हो। तो ये हुआ आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर वर्क, इंटरनल एनर्जी में चेंज, और हीट क्या आएगी, और एंथैल्पी में चेंज क्या आएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस की, उसमें भी क्या होगा, कैसे वर्क निकालेंगे, क्या इंटरनल एनर्जी होगी, क्या एंथैल्पी होगी। अब बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस की। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या क्या होता है, कैसे वर्क आएगा, क्या इंटरनल एनर्जी आएगी। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस नाम से क्या पता चल रहा है कि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब वी कांस्टेंट, लेकिन क्या बोलते हैं हम, वॉल्यूम में चेंज क्या होगा, 0। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में चेंज आपका 0 आ गया, इसको बोल रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। अब
वॉल्यूम में चेंज आपका जीरो है ना, मतलब गैस ना तो एक्सपांड हो रही है ना ही कंप्रेशन हो रहा है उसमें, वॉल्यूम में तो चेंज आपका जीरो है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, आइडियल गैस अपनी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है, डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही तो होता है। या कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ई क्यू माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही तो है। अब क्या कह रहे हो, वॉल्यूम में चेंज आपका जीरो है, वॉल्यूम में चेंज जीरो होते ही डब्ल्यू आपका क्या हो गया, जीरो। क्यों, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, यही तो है। वर्क क्या है, माइनस पी डेल्टा वी तो होता है। जब आपका वॉल्यूम में चेंज जीरो है तो आपका वर्क जीरो हो गया, यानी कि सिस्टम ना तो वर्क करेगा, ना तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, ना ही वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो वर्क आपका यहाँ पे जीरो हो गया, वर्क जीरो हो गया तो आपकी इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आ गई, क्यू वी के बराबर। किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर सिस्टम क्या करेगा, वर्क तो कर ही नहीं रहा, ना तो एक्सपांशन हो रहा है ना ही कंप्रेशन हो रहा है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट एब्सॉर्ब करता है सिस्टम, तो वो क्या करेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, इंटरनल एनर्जी का ये भी तो फॉर्मूला है, एन सीवी डेल्टा टी, ये भी तो एक फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने का। तो आप यहां लिख सकते हो कि एन सीवी डेल्टा टी। अब बात हो रही कि यहाँ पे जब एक्सपांशन और कंप्रेशन नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्या होगा, अभी तक हमने जो भी प्रोसेस पढ़ी सब में क्या पढ़ रहे थे, या तो एक्सपांशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट हो गया तो आप वहां पे नहीं बोल सकते कि यहाँ पे एक्सपांशन होगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट या तो एब्जॉर्ब हो रही है या हीट रिलीज हो रही है। जब हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। ये तो बोलोगे आप, जब वॉल्यूम में चेंज आ ही नहीं रहा है तो आप उसको एक्सपांशन और कंप्रेशन तो बोल ही नहीं सकते। क्या बोलोगे, अगर हीट रिलीज हो रही है बाय द सिस्टम तो क्या हो जाएगा, वो एक्सोथर्मिक, और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, हीट आपकी क्या हो रही है, रिलीज, तो क्यू आपका क्या हो गया, नेगेटिव। वॉल्यूम में चेंज तो आपका है ही है, जीरो। हीट आप एक्सोथर्मिक हो रहा है, मतलब हीट रिलीज हो रही है, मतलब सिस्टम अपना टेम्परेचर डाउन कर रहा है, सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब भी सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर में चेंज क्या आ गया आपका, नेगेटिव। जब टेम्परेचर गिरेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, गिरेगी, डिक्रीज होगी, और एंथैल्पी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वर्क तो आपका क्या आ जाएगा, जीरो है ही है। जब वॉल्यूम में चेंज जीरो है तो वर्क क्या हो गया, जीरो। अब इसी तरह हम एंडोथर्मिक में बात करें, एंडोथर्मिक में क्या करता है, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि हीट होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। तो एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, क्यू आपका पॉजिटिव हो गया तो टेम्परेचर में चेंज भी आपको क्या आएगा, पॉजिटिव। इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, पॉजिटिव, इंक्रीज होगी। एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और आपका वर्क तो क्या है, जीरो आ ही गया। ये वॉल्यूम में चेंज आपका क्या है, जीरो। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस में क्या आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आपका क्या है, जीरो। वॉल्यूम में चेंज जीरो हुआ तो वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा तो सिस्टम क्या करेगा, बस ओनली या तो हीट एब्जॉर्ब करेगा या हीट रिलीज करेगा। ठीक है, एक चीज हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि जो वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है, जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनमें जो वॉल्यूम में चेंज होता है वो इनसिग्निफिकेंट होता है, इतना मामूली से चेंज होता है कि आप उसको नेग्लिजिबल कर सकते हो। जब आपका वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप करा रहे हो, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है, क्या पढ़ा था, कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा ई इक्वल टू क्यू बी इक्वल टू डेल्टा एच, यही तो आएगा। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपकी हीट, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी ए की वैल्यू आएगी। क्यों, जब वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो आपकी इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का क्या आ जाएगा, ए की फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, एंथैल्पी का क्या होता है, एच इजिकल टू ई प्लस पीवी तो था। अब आपका वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज जीरो है तो आपकी एंथैल्पी किसके बराबर आएगी, इंटरनल एनर्जी की तो बराबर आएगी। जब आपका वॉल्यूम में चेंज जीरो है
तो आप ये चीज जीरो हो गई पूरी, ये जीरो हो गया, एंथैल्पी किसके बराबर आएगी, इंटरनल एनर्जी के लिए। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और हीट तीनों की क्या आ जाएगी, एक ही वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम में चेंज जीरो हो गया, तो वहां पे क्या होगी, या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आ गया आपको। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क जीरो, तो इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, हीट के बराबर। और क्या होती है इंटरनल एनर्जी, NCV डेल्टा टी। अब वही वैल्यू किसकी आ जाएगी, एंथैल्पी की, क्योंकि वॉल्यूम आपका जीरो हो गया, तो एंथैल्पी किसके बराबर आएगी, इंटरनल एनर्जी के बराबर आएगी। ठीक है, अब जो हमने प्रोसेस पढ़े हैं उनको हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे उनको डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो भी हमने अभी तक प्रोसेस पढ़े हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि ग्राफ से हम कैसे उनको समझ सकते हैं, ग्राफ के थ्रू हम उनको कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहला प्रोसेस है आइसोकोरिक, जो अभी हमने पढ़ा। तो आइसोकोरिक में क्या बोलते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम में चेंज जीरो। तो हमने पीवी ग्राफ लिया है, तो यहां आप देखोगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम की तो यहाँ पे क्या होगी, फिक्स वैल्यू होगी, वॉल्यूम की यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू होगी। ठीक है, वॉल्यूम की यहाँ फिक्स वैल्यू होगी, तो वॉल्यूम तो आपका क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस। लेकिन जो प्रेशर है पहले यहाँ जीरो होगा, तो यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम क्या है आपका कांस्टेंट हो गया। तो आइसोकोरिक का ग्राफ हो गया। तो आइसोकोरिक की ग्राफ में क्या हो रहा है, जब वॉल्यूम में चेंज जीरो आ रहा है तो आपका वर्क क्या आएगा, जीरो, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, फिर बात करते हैं आइसोबारिक में। आइसोबारिक में क्या बोलते हैं कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर में कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर में चेंज क्या है, जीरो। तो आप देखोगे कि प्रेशर आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब इधर क्या है, वॉल्यूम। अब चाहे एक्सपांशन कराओ चाहे कंप्रेशन कराओ, एक्सपांशन कराओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यहां से यहां तक क्या होगा, ये एक्सपांशन होगा। और इधर से इधर आओगे वापस तो क्या हो जाएगा आपका, कंप्रेशन हो जाएगा। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या है, प्रेशर में चेंज जीरो है, तो वॉल्यूम क्या होगा, या तो एक्सपांड होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, प्रेशर आपका कांस्टेंट, प्रेशर में चेंज जीरो, और वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपांड होगा या कंप्रेस होगा। तो ये जो एरिया आएगा नीचे वाला, यही तो इसका वर्क आएगा भाई, कि यहां से लेके यहां तक की, तो इसमें क्या हो रहा है, तो एक्सपांशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। तो ये जो एरिया होगा इसी में तो इसका वर्क आएगा, यही तो इसका वर्क आएगा डब्ल्यू। यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस पी डेल्टा वी। वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, कितना पीवी वर्क करा है, पीवी एरिया क्या है उसका, वही तो उसका वर्क होता है। एरिया अंडर द ग्राफ, वही तो आपका क्या होगा, वर्क एरिया अंडर द पीवी ग्राफ। जो एरिया आ रहा है यहां से यहां तक कितना एक्सपांशन हुआ है, वही तो आपका क्या आएगा, वर्क आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में चेंज जीरो है, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप एक्सपांशन कराओगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप एक्सपांशन करा रहे हो, यहां से यहां तक जा रहे हो, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। ये ए से बी जा रहे हो आप, ए से बी जा रहे हो तो इधर क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बी से वापस ए जाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आइसोथर्मल में क्या होगा, ये आ जाएगा ग्राफ आइसोथर्मल का। ठीक है, एडियाबैटिक की बात करें, एडियाबैटिक में क्या होगा, हीट जीरो, हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन हमें पढ़ा था एडियाबैटिक में, जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली गिरेगा। जब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को कंपेयर करोगे तो जो ये है इसका स्लोप है, ये ज्यादा डीप है। एडियाबैटिक में जो स्लोप है डीप है, किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की पावर क्या है, गामा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली गिर रहा है, जबकि यहाँ पे लीनियरली गिरेगा, ऑलमोस्ट लीनियरली गिरता है थोड़ा। जबकि यहाँ पे क्या होगा, इसका जो स्लोप होगा वो डीप होगा। एडियाबैटिक का जो ग्राफ होगा उसमें जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ लेंगे आप, एक्सपांशन या कंप्रेशन का, तो वो बहुत ज्यादा डीप आएगा, ऐसे डिक्रीज होता हुआ आएगा, बहुत अंदर अंदर की तरफ से होता हुआ आएगा, स्लोप डीप होगा। जबकि आइसोथर्मल में क्या होगा, ऑलमोस्ट लीनियरली चलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एडियाबैटिक का ग्राफ हो गया, यहाँ वॉल्यूम और यहाँ प्रेशर आ गया। तो ये हम ग्राफ के थ्रू पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्या उसका रिप्रेजेंटेशन है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि दोनों के जो ग्राफ है उनमें बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है। एडियाबैटिक का जो स्लोप होगा वो डीप होगा, अंदर और डीपली होगा, जबकि आइसोथर्मल में ऑलमोस्ट लीनियर चलता है, थोड़ा सा लीनियर चलता है पूरा।
ठीक है। अब इन्हीं चारों ग्राफों को हम अगर एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो कैसे कर सकते हैं वो आप देख लीजिए। अगर मुझे इन चारों ग्राफ को एक ही ग्राफ में बताना है, चारों प्रोसेस को एक ही ग्राफ में बताना है, तो हम कैसे देख सकते हैं। ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। जो पहला मैं बात करूं आइसोबारिक की, आइसोबारिक ये हो गया, प्रेशर कांस्टेंट है आपका, ये क्या हो गया आपका आइसोबारिक। दूसरा क्या है आइसोकोरिक, ये लो मैंने यहां वॉल्यूम क्या ले लिया कांस्टेंट, तो ये ग्राफ किसको बता रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस को। अब है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होता है ऑलमोस्ट लीनियर जाता है, आइसोथर्मल में क्या होगा ऑलमोस्ट लीनियर जाएगा आपका। ये ए के पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पॉइंट, ऑलमोस्ट लीनियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोथर्मल का। ठीक है, अब एडियाबैटिक का क्या देखा था कि आइसोथर्मल के कंपैरिजन में एडियाबैटिक का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा डीप आएगा ऐसे। तो ये क्या आ गया एडियाबैटिक का। ठीक है, ये किसका आ गया एडियाबैटिक का आ गया। तो अपन ने देखा कि भाई कैसे हमने एक ही ग्राफ में चारों प्रोसेस को डिस्क्राइब करा है। आइसोबारिक हो गया, आइसोथर्मल हो गया, एडियाबैटिक हो गया और ये आइसोकोरिक हो गया। अब हम इनका वर्क देखें, किसका वर्क ज्यादा होता है, किस प्रोसेस में वर्क ज्यादा होगा। तो वर्क का क्या सिंपल डेफिनेशन था, एरिया अंडर द पीवी वर्क। पीवी वर्क का जिसका एरिया जितना ज्यादा होगा वो वहां पर उसका ही उतना ज्यादा वर्क होगा। अब सबसे पहले आप देखो तो आइसोकोरिक का तो वर्क क्या है, आइसोकोरिक में तो वॉल्यूम में चेंज आ ही नहीं रहा है, तो ये तो इसका कुछ एरिया ही नहीं बनेगा। तो आइसोकोरिक में वर्क क्या होता है जीरो। तो हम ये कर सकते हैं सबसे कम किसका आएगा डब्ल्यू, आइसोकोरिक का आएगा। सबसे कम किसका आएगा डब्ल्यू, आइसोकोरिक का आएगा। और फिर देखिए सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, ये तो कर्व आ रहा है एक आइसोबारिक का। आइसोबारिक में देखोगे ये पूरा आएगा आपका, ये पूरा आएगा आइसोबारिक में। तो आइसोबारिक में वर्क सबसे ज्यादा होगा, आइसोबारिक। आइसोकोरिक में सबसे कम, आइसोबारिक में सबसे ज्यादा। अब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में देखो तो आइसोथर्मल का कौन सा एरिया है, आइसोथर्मल का ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया यहां से लेके यहां तक का। तो फिर सबसे ज्यादा किसका होगा आइसोबारिक का, आइसोथर्मल का, सॉरी आइसोथर्मल का। आइसोथर्मल का यही तो एरिया है, तो आइसोथर्मल में सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका आ जाएगा डब्ल्यू, एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक वर्क और आइसोथर्मल वर्क का तो हम कंपैरिजन कर ही चुके हैं कि एडियाबैटिक वर्क होता है वो आइसोथर्मल से कम हो रहा है। तो आप इसमें एरिया में भी देख सकते हो, एडियाबैटिक का ग्राफ यहां से लेके इतना ही तो है ये सारा। तो ये क्या हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस का। तो आपको पूछे कि वर्क किसमें ज्यादा होता है तो आप बता सकते हो कि सबसे ज्यादा आइसोबारिक में होगा, फिर आइसोथर्मल में, फिर एडियाबैटिक में, सबसे कम किसमें हो जाएगा आइसोकोरिक में। तो आपको ग्राफ के थ्रू भी सवाल दे सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है और आपके यहाँ पे रीजनिंग भी बना सकता है कि कोई प्रोसेस ए से बी हो रहा है, दो तरीके से हो रहा है, आइसोथर्मल या एडियाबैटिकली, किसमें वर्क ज्यादा होगा, या आइसोबारिक और आइसोकोरिक हो रहा है, आइसोबारिक और आइसोथर्मल हो रहा है। तो आप ग्राफ देख के भी डायरेक्ट बता सकते हो कि वर्क किसमें ज्यादा होगा। ग्राफ तो इससे कह रहे हैं कि ग्राफिकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है कि ग्राफ के थ्रू आप पीवी वर्क को कैसे समझ सकते हो। तो हमने ये चारों तरह के प्रोसेस देखे, चारों तरह के प्रोसेस में कैसे वर्क कैलकुलेट करना होता है, कैसे इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, हीट एंथैल्पी में चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अभी तक हमने देखा है। चारों प्रोसेस के अंदर वर्क का ऑर्डर क्या आएगा, ये वर्क का हमने पता लगा लिया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।